हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार का जो नेशनल वाला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय घटनाएं जितनी हैं वो कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इस बुक की इंपॉर्टेंस आप जानते ही होंगे कि करंट अफेयर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ यारो के लिए भी। घटना सार एक बुक, इसके अलावा आई दृष्टि वाली बुक भी इंपॉर्टेंट होती है जो अभी तक नहीं आई, यूपी पीसीएस के एग्जाम के पहले आती है, हो सकता है कुछ दिन में आ जाए, लेकिन घटना सार को कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर के लिए अगर आरओ यारो या यूपी पीसीएस देना है तो। यहाँ पर हम नेशनल करंट अफेयर सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये सभी नोट्स चाहे करंट अफेयर वालों हो, मंथली करंट अफेयर हो, या फिर जो ये कराया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज नोट्स हो सभी सब्जेक्ट के, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो, सब आपको आरओ यारो वाला जो पेड प्रूफ चल रहा है, इसके अलावा यूपी पीसीएस का भी चल रहा है, दोनों का कंबाइन भी चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इस नंबर पे जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आरओ यारो ग्रुप डिटेल्स, या फिर जो भी ग्रुप चाहिए होगा आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी ग्रुप में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी टेस्ट सीरीज वगैरह के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपराध संबंधी जो 3 कानून पारित किए गए, शीतकालीन सत्र में इसको पारित किया गया था। यहाँ से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे 3 विधेयक यहाँ पर आए थे, कौन कौन सा? पहला है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। अब ये किसकी जगह पे आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी भी कहा जाता था, 1860 वाला जो ये संहिता थी, भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह पर, दंड की जगह पर कौन सा शब्द आ गया? न्याय शब्द आ गया 2023 में। और ये जो नया वाला है, लगभग तीनों अधिनियम में जो है धाराएं कम हुई हैं। तो ये वाला जो विधेयक है, इसमें 358 धाराएं रह गई हैं। 358 धाराएं याद रखिएगा। और क्या नाम है इसका? भारतीय न्याय संहिता विधेयक। और पुराना नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो कि आई थी 1860 में। फिर दूसरा वाला जो विधेयक है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है। और पहले इसका नाम था दंड प्रक्रिया संहिता। हर जगह दंड जहां पर था वहां पे दंड को हटा दिया गया, ये चीज याद रखेगा। इसका नाम है सीआरपीसी, इसको सीआरपीसी भी कहा जाता था। 1898 में ये आया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आई है ये किसको रिप्लेस करके आई है? तो ये सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करके आई है। फिर यहाँ पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आया है, जो कि 1872 के भारतीय साक्ष्य विधेयक को ओवरकम करके, मतलब उसको उसमें सुधार करके, इसको भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को बनाया गया है। और इसमें 170 धाराएं हैं। तो ये तीनों चीज़ किसकी जगह पे कब आया था, और ये पुराना वाला ईयर जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो प्रमुख बिंदु हैं, जितने विधेयक आए हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो नाबालिग से रेप पर उम्र कैद और फांसी, मतलब यही जो है न्यूनतम सजा यही होगी, उम्र कैद या फिर फांसी। और रेप की जो धारा है इसको भी चेंज कर दिया गया है। पहले ये 375 और 376 में थी रेप की धाराएं थी ये, लेकिन अब इसको 63, 69 कर दिया गया है। 63 और 69 में जो है रेप की बात की गई है, याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा चर्चित पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हत्या की धारा जो पहले 302 हुआ करती थी, अब वो 101 हो गई है। हत्या की धारा 302 रहती थी, सबको पता होगा, और ये अब 101 हो गई है। और मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ बना के जो भीड़ वाला अपराध होता है, मॉब लिंचिंग की सज़ा क्या है? तो फांसी हो गई है। मॉब लिंचिंग की सज़ा हो गई है फांसी। इसके अलावा कोई भी केस अगर चल रहा है तो 90 दिन के बाद जो है उसको, जो विक्टिम होता है उसको पता होना चाहिए कि मेरे केस में क्या क्या हुआ है, तो वो रिपोर्ट विक्टिम को मिलेगी। तो कितना दिन है, ये दिन याद रखेगा, 90 दिन में पूरा जानकारी विक्टिम को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अगर आप जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म हो जाएगी, पहले जो है सज़ा काफ़ी ज़्यादा होती थी। जैसे आप हिट एंड रन केस जो होता है, मार के भाग जाना, उसमें 10 साल है मिनिमम सज़ा, तो 10 साल उसको घटा दिया जाएगा आपको अगर आप हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर सर पे चोट लग जाती है, किसी को लाठी मार दिया गया, सर पे चोट लग गई, उसका ब्रेन डेड हो गया, तो भी उसको 10 साल की सज़ा ही मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है, ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 आया है। और पुराना किसको रिप्लेस करके आया है ये याद रखिएगा, 1991 के विधेयक को इसने रिप्लेस किया है। 1991 के विधेयक को रिप्लेस करके ये आया है विधेयक। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाए। काफ़ी टाइम पहले आपने सुना होगा, कुछ महीनों पहले, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि एक समिति बनेगी, तो उसी के लिए ये विधेयक आया है।
इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल के लिए एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये चीज़ निर्धारित होगी। ये सब जो इनका आयुक्तों का जो सेवा शर्त है, कार्यकाल है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लेकिन आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो एक समिति के सिफारिश पर निर्धारित करेंगे। इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री कोई होगा, इसके अलावा लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे या फिर जो सबसे बड़े दल का नेता होगा वो भी इस समिति में शामिल होगा। फिर ये लोग जो निर्णय देंगे उस पर जो है राष्ट्रपति ये जो है सेवा शर्तें वगैरह ये सब निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 आया है। ये किसको रिप्लेस करके आया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना। 1867 के जो विधेयक था 1867 का, उसको रिप्लेस करके ये 2023 में बनाया प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक। और ये जो नया वाला विधेयक बना है इसमें थोड़ा सा सरलीकरण किया गया है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती थी ये सब करने के लिए, पत्र अपना या फिर पत्रिका के लिए, पुस्तक के लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया होती थी, उसको सरल कर दिया गया है। तो ये 2023 का नया वाला आया है 67 वाले की जगह पे, 1867 की जगह पे। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का द्वितीय संशोधन विधेयक आया 2023। इसमें जो है इसमें जो बदलाव किया गया है वो अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा जो है 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। जो अध्यक्ष होगा अपीलीय अधिकरण का, उसकी जो अध्यक्ष की आयु होगी वो 70 वर्ष कर दी गई है, पहले ये 67 वर्ष थी। और जो अन्य सदस्य होंगे इस अधिकरण के, उनकी आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पे बस आयु बढ़ाई गई है। इसके अलावा न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए जो इस अधिकरण में रहेंगे। इस अधिकरण में जो वकील रहेंगे उनकी जो कम से कम उनका अनुभव 10 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आगे चलते हैं। ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा हुई अभी, इनका नाम क्या था, तो हैथम बिन तारिक, ये याद रखिएगा। और कब आए थे ये, तो 16 से 18 दिसंबर के बीच में। और 4 क्षेत्र में भारत और ओमान का जो है MOU साइन हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद यानी ICCR और डोफर विश्वविद्यालय जो कि ओमान का है, इसके बीच में समझौता हुआ है। वहाँ पे हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। तो डोफर विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है कहाँ का है, तो ओमान का है जिसके बीच में, और ये भारतीय सांस्कृतिक परिषद के बीच में समझौता हुआ है। इसके अलावा परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध, आतंकवाद, वित्त पोषण, आतंकवाद के लिए जो वित्त पोषण होता है उसके बारे में दोनों का समझौता हुआ है। रोजगार समझौता, तो भारत और ओमान के बीच में ये समझौते हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला पॉइंट है, और मतलब इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग ये सड़क बन रही है। कहाँ पे बनी है, तो NH6 से हजीरा एयरपोर्ट तक बनी, हजीरा पोर्ट तक बनी है। हजीरा पोर्ट मतलब बंदरगाह, हजीरा पोर्ट तक बनी है। कहाँ पर, सूरत में बनी है। स्टील स्लैग से बनी हुई ये सड़क है। स्टील का जो मलबा निकलता है उसी से बनी हुई ये सड़क है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो गुजरात में बनी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, सभी के परिणाम 3 दिसंबर को जारी किए गए हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे हुआ ये चुनाव, तो तेलंगाना में हुआ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, और 119 यहाँ पर विधानसभा की सीटें। ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रिसेंट में एग्जाम हुआ मतलब इलेक्शन हुआ रहता है तो एग्जाम में सीटें आ जाती हैं। तो 119 सीट है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर बने रेवंत रेड्डी। राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, 200 सीट थी, लेकिन चुनाव कितने पे हुआ, तो 199 पर चुनाव हुआ। यहाँ पर मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, 230 सीट यहाँ विधानसभा की थी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, 90 सीट है यहाँ पर, और विष्णुदेव शाह यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम में जोरम पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी है, 40 सीट यहाँ पे है विधानसभा की, और लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबके मुख्यमंत्री, कितनी सीटें हैं, किसकी सरकार बनी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको पसंद आ रहा हो ये चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करिए, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 360 जो निरस्त किया गया था, 370 निरस्त किया गया था, उस पर फैसला बरकरार रखा गया है। मतलब इसके अगेंस्ट बहुत सारी जो है याचिकाएं वगैरह थी, तो इस पर जो DY चंद्रचूड़ पीठ थी, इन्हीं की अध्यक्षता में जो ये पीठ गठित हुई थी, उसने कह दिया कि ये जो है सही था, जो भी हुआ था, 370 निरस्त का फैसला बरकरार रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हुरुन टॉप 100 की जो लिस्ट है, टॉप 100 अंडर 30 मतलब 30 साल से कम उम्र वाली जो टॉप 100 वाली लिस्ट है, उसमें यहाँ पर देखिए जो भारतीय हैं कौन कौन सी, मतलब इंडिया की ही है, भारतीय की है, लेकिन टॉप 100 हमें नहीं देखना, टॉप 5 देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कैवल्य बोहरा इनका नाम है, कैवल्य बोहरा जो है जेप्टो कंपनी से संबंधित है। हुरुन इंडिया की लिस्ट में
अंडर 30 वाले टॉप 100 लोग कौन हैं, तो इसमें पहले नंबर पे हैं केवल वोरा, ये जेप्टो कंपनी से संबंधित है। सेकंड नंबर पर भी जो है जेप्टो कंपनी की है। आदित्य पलीचा, ये मेल हैं, आदित्य पलीचा जो है जेप्टो के हैं। इसके अलावा नीलकंठ भानु प्रकाश भंजू एडटेक कंपनी के हैं ये। इसके अलावा राहुल रावत दिंगतारा इनकी कंपनी है। अनिरुद्ध सिंगला कंटेंट मार्केटिंग का है। पहला वाला ये नाम जरूर याद रखिएगा, केवल वोहरा जेप्टो कंपनी। इसके अलावा ये जो पूरी 100 लोगों की लिस्ट है अंडर 30 एज वाले, इसमें केवल 5 ही महिलाएं हैं, केवल 5 महिलाएं, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन 5 में से जिनकी उम्र सबसे कम है, जिस महिला की, उनका नाम है देवांशी केजरीवाल। सबसे कम उम्र की ये महिला है, 27 साल की, और इनकी जो कंपनी है स्किल मैट्रिक्स, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्किल मैट्रिक्स, देवांशी केजरीवाल। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हुरुन इंडिया वाली लिस्ट है, मतलब इंडिया के ही लोग हैं सारे इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर अगरतला त्रिपुरा से लेकर अखाउरा बांग्लादेश, अगरतला से लेकर अखाउरा बांग्लादेश तक रेल लिंक का उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 2023 को पीएम मोदी और शेख हसीना जो वहाँ बांग्लादेश की हैं इनके द्वारा। और ये जो है टोटल जो है 12.24 किलोमीटर लंबी ये रेल लिंक होगी, और इसमें से 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में मतलब त्रिपुरा वाले हिस्से में आती है, और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में। टोटल नंबर याद रखिएगा, 12.24 किलोमीटर की ये रेल लिंक है, और इसका उद्घाटन किया गया। अखाउरा कहाँ पर है, बांग्लादेश में। और इसी दिन जब ये उद्घाटन किया गया था, उसी टाइम पर एक और उद्घाटन किया गया था दोनों पीएम्स के द्वारा, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ, कौन सी रेल लाइन, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन भी इसी दिन किया गया था। इसके अलावा इसी दिन बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट भारत लगाएगा। पूछा जा सकता है कि मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लग रहा है, तो ये बांग्लादेश में लग रहा है। कौन लगा रहा है, तो भारत के द्वारा इसको लगाया जा रहा है। मालदीव में मानवीय कार्यों हेतु तैनात सैन्यकर्मी भारत वापस आएंगे। ये किसकी रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है, मोइजू ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि मतलब यहाँ के सैन्यकर्मी, इंडिया के सैन्यकर्मी वहाँ पर रहे, और हमारी जनता भी नहीं चाहती यहाँ पे रहे, तो वापस आ रहे हैं। इस समय बहुत चर्चित है ये मामला। तो मालदीव को एक तरह से पूरा भारत जो है बाइकआउट ही कर रहा है अलग चीज़ों के लिए, मतलब बहुत सारी कमेंट वगैरह जो आए थे अभी रिसेंट में, आपने देखा ही होगा। और तो ये सैन्यकर्मी भी वापस इन्होंने अपने मतलब कह दिए कि भारत के अपना वापस ले जाओ। और वहाँ किस लिए थे भारतीय कर्मी, भारतीय सैन्यकर्मी, तो मानवीय कार्यों के लिए, बस सुरक्षा रक्षा या और भी मतलब जो मानवीय कार्य ही सभी सामाजिक हित के लिए ही थे वहाँ पर। और कहाँ पर तैनात थे भारतीय कर्मी जो है सैन्यकर्मी, तो लामू और अद्दू द्वीप पर तैनात थे। पूछा जा सकता है लामू और अद्दू द्वीप कहाँ पर है, तो मालदीव का द्वीप है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल की भारत यात्रा हुई 30 से 10 नवंबर के बीच में। और इसमें जो प्रमुख पॉइंट है, जैसे भूटान में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2018 से 2023 के बीच में, इसमें भारत ने भी वित्तीय मदद की थी, तो उसके लिए भूटान ने धन्यवाद किया है भारत का इसमें मदद करने के लिए। इसके अलावा पुनात सांगछू सेकंड एक जल विद्युत परियोजना का समझौता भी हुआ है। पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में ये समझौता हुआ है, तो छू लगा इसमें, तो ये भूटान के साथ ही होता है ऐसा समझौता। पुनात सांगछू इसका नाम है सेकंड, पुनात सांगछू सेकंड। इसके अलावा कोकराझार असम से जो गेलेफ्यू है भूटान, वहाँ के बीच में रेल लिंक पर सहमति व्यक्त की गई है। कोकराझार कहाँ पर है, असम में, गेलेफ्यू कहाँ है, भूटान, दोनों के बीच में रेल लिंक बनेगा। इसके अलावा डांगरा जो कि असम में है और सामद्रुप जोंगखार जो कि भूटान में है, यहाँ पर जो है इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनेंगे। इन दोनों देशों के अलावा जो बाकी देश हैं वहाँ का जो है इलीगल इमिग्रेशन ना हो आपस में, मतलब दूसरे देश के लोग इधर उधर ना आए जाएं, इसलिए जो है चेक पॉइंट बन रहा है। डांगरा कहाँ पर है, असम में। इसके अलावा सामद्रुप जोंगखार कहाँ है, भूटान में। इन दोनों जगहों पर ये चेक पॉइंट बनेंगे। और रेल लिंक किसके बीच में है, तो कोकराझार असम से लेकर गेलेफ्यू भूटान के बीच में ये रेल लिंक है। तो ये याद रखिएगा, चारों नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023। इसका जो है पुराना वाला अधिनियम 2009 में आया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो संशोधन किया गया उसमें है कि तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा, पहला ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी रहेगी। इसका नाम है सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी। कहाँ पर, तेलंगाना में बनेगी, सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग आई है, आकांक्षी ब्लॉक और जिले की ये रैंकिंग है। आकांक्षी ब्लॉक मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे जो पिछड़े हुए रहते हैं उनको आकांक्षी जिले कहा जाता है, ये ब्लॉक कहा जाता है। तो इसमें 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है। नंबर 1 पे जो है जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा डेल्टा रैंकिंग में, वो है तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक, जो कि है आसिफाबाद तेलंगाना में। तिरियानी ब्लॉक बस याद रखिएगा, आसिफाबाद तेलंगाना में है। और सेकंड नंबर पर है कौशाम्बी यूपी में। पूछा जा सकता है यूपी का पहला कौन सा है जो डेल्टा रैंकिंग में आया है फर्स्ट,
तो कौशाम्बी है, और वैसे ओवरऑल में ये सेकंड नंबर पर है। और 329 जिलों में पहले नंबर पर कौन है, तो रायगढ़ जिला है जो कि उड़ीसा का जिला है, और जमुई जिला बिहार का है सेकंड नंबर पर। पहला कौन सा है, रायगढ़, याद रखिएगा, पहला वाला ज़्यादा पूछा जा सकता है। कहाँ पर है ये, तो उड़ीसा में स्थित है। अगला है 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये 5 से 12 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब से शुरू हुआ था, 1995 से। बेस्ट फिल्म इनोवेशन मूविंग इमेजेस वाली कैटेगरी में किसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को, और ये इजरायली फिल्म है। और बेस्ट डायरेक्टर का कार्ले डेलियन मालवे को मिला है। ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बस बेस्ट फिल्म ही याद रखिएगा, और वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो पणजी में आयोजित किया गया 20 से 28 नवंबर के बीच में। इंपॉर्टेंट है ये। उद्घाटन फिल्म थी इसकी कैचिंग डस्ट इसकी जो है उद्घाटन फिल्म थी, और समापन थी द फेवरेट। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक का अवार्ड किसको मिला है, तो एंडलेस बॉर्डर्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। एंडलेस बॉर्डर्स को याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर पीकॉक यानी बेस्ट डायरेक्टर वाला जो अवार्ड मिला है वो स्टीफन कोमांडेरेव को मिला है, जो कि बुल्गारिया के डायरेक्टर हैं ये स्टीफन कोमांडेरेव। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो पूरिया रहीमी सैम। ये एंडलेस बॉर्डर्स की एक्टर हैं ये पूरिया रहीमी सैम। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो मेलिनी। बस ये याद रखिए, एक्टर वाले में पूरिया होगा और एक्ट्रेस वाले में मेलिनी होगा। ज्यूरी विशेष पुरस्कार किसको मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को। ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ज्यूरी विशेष पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को, कंटारा के ये डायरेक्टर हैं, कंटारा मूवी के ये डायरेक्टर हैं। बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पंचायत 2, बेस्ट OTT जो सीरीज थी पंचायत 2। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए जो पुरस्कार मिला है वो माधुरी दीक्षित को मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, जो बेस्ट मूवी है, बेस्ट मूवी को मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को, और बेस्ट एक्टर का पूरिया को, और बेस्ट एक्ट्रेस का मेलिनी को, और ज्यूरी पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को, कंतारा के डायरेक्टर, और बेस्ट OTT पंचायत 2, सिनेमा में विशेष योगदान माधुरी दीक्षित। फिर बात करेंगे लुप्तप्राय साइबेरियाई बाघ, इनका नाम क्या है, तो लारा और अकामास। ये 2 बाघ हैं, साइबेरियाई बाघ हैं। इनको कहाँ से, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। कहाँ से आए हैं ये, तो साइप्रस से इनको लाया गया है। साइबेरियाई बाघ हैं, इनका नाम क्या है, लारा और अकामास। तो पूछा जा सकता है लारा और अकामास, या फिर दोनों बाघों के नाम क्या हैं, तो लारा और अकामास एक जोड़ा है पूरा। और ये कहाँ रखा गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करेंगे गोगोफू एक स्मार्ट सिटी परियोजना है। अभी हमने देखा था गोगोफू रेल लिंक जो बन रहा था, तो ये गोगोफू स्मार्ट सिटी परियोजना जो है ये भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा कर रही है। ये मतलब ये परियोजना है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो भूटान के राजा के द्वारा, मतलब भूटान के द्वारा चलाई जा रही है। असम की सीमा पर ये अंतर्राष्ट्रीय शहर विकसित करेंगे, तो ये भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बन रहा है, रेलवे जो ये तंत्र है एक बन रहा है, तो ये बेंगलुरु में 287 किलोमीटर का है, और ये बेंगलुरु को आसपास के शहर से जोड़ेगा। एक स्ट्रक्चर बन जाएगा रेलवे का जो सबको जोड़ने का कनेक्टिविटी निर्धारित करेगा, तो बेंगलुरु में। यूनेस्को सूची में शामिल 15वीं अमूर्त विरासत कौन सी है, तो गरबा नृत्य है। अमूर्त विरासत में इसको इंटेंजिबल जो साइट होती है उसमें शामिल किया गया है 15वें नंबर पे। अगला यहाँ पर केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, इनका नाम क्या है, तो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सामोई रूटो। 4 से 6 दिसंबर के बीच में भारत आए, और ये जो है हमारी और केन्या की जो है 60वीं राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ थी, उसी उपलक्ष्य में ही आए थे। भारत जो है ये 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा, किस लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए, किसको, केन्या को। प्रमुख पॉइंट है ये, जो राष्ट्रपति आए थे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारत दे रहा है कृषि के उद्धार के लिए केन्या में। कृषि के मतलब उद्धार के लिए क्या मतलब अच्छा करने के लिए कृषि को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा हमारा जो BIS है यानी भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच में समझौता हुआ है। जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच में भी समझौता हुआ है। पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में हुआ है, इनमें से ये भी आ जाएगा एक पॉइंट। खेलों के बीच में सहयोग हुआ है। अब ये पूछा जा सकता है पहला वाला पॉइंट जो है 25 करोड़ किसको दे रहा है भारत कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, तो 25 करोड़ डॉलर दे रहा है केन्या को भारत।
गुजरात में अपनी राज्य मछली किसको घोषित किया है? तो घोल मछली को गुजरात ने अपनी राज्य मछली घोषित किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? तो बाराकूडा। बाराकूडा क्या चीज़ है? तो बाराकूडा किसके नाम पर है? मछली, एक मछली होती है, उसी के नाम पर ये बाराकूडा मछली जो है नाव का नाम रखा गया है। सौर इलेक्ट्रिक ये नाव है। कहाँ पर ये चलाई जाएगी? तो अलापुझा केरल में इसका उद्घाटन किया गया। निर्माण किसने किया है? तो मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसका जो है डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं? तो उत्तराखंड को मिले हैं 18। एक ही दिन में 18 जीआई टैग इसको मिल गए हैं। कौन कौन से? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे बना है? तो ये ग्वालियर में। और किसके नाम पर है ये? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है ये पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये कहाँ पे बना है? तो तेलंगाना हैदराबाद में। किसके द्वारा? तो अफसूजा इंफ्राटेक के द्वारा। अफसूजा इंफ्राटेक ने इसको बनाया 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। नेक्स्ट है यहाँ पर, या हैदराबाद कह दिया जाएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इडुक्की जो कि केरल में, यहाँ पर हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कौन सा है? तो कोस्टा सेरेना है, जो कि मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया कोस्टा सेरेना का। इसका उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि इसके मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कोस्टा सेरेना नाम याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल कौन सा शहर हमारा हो गया है? तो 2 शहरों को अभी हाल में शामिल किया गया। कौन कौन से? कोझिकोड जो कि केरल में, इसको साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है, और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। तो 2 शहर शामिल हुए हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। और ये किस दिन इसको शामिल किया गया है? तो 31 अक्टूबर को, जो कि विश्व शहर दिवस होता है, उसी दिन इन दोनों शहरों को शामिल किया गया है। और कुछ जो भारत में कुल जो क्रिएटिव शहर हैं यूनेस्को की सूची में, वो 8 शहर हैं टोटल अब। तो और पूरे विश्व में 350 शहर हैं। पूरे विश्व में 350, उनमें से भारत के कितने हैं क्रिएटिव शहर में? तो ये हैं 8। कौन कौन से? जयपुर है जो शिल्प वगैरह कला के क्षेत्र में, वाराणसी में शिल्प कला वाला के क्षेत्र में, चेन्नई संगीत के क्षेत्र में, मुंबई है फिल्म वगैरह में, और गैस्ट्रोनॉमी में जो हैदराबाद है, श्रीनगर है, कोझिकोड हो गया, ग्वालियर। बस इतना याद रखिएगा कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है पूछा जा सकता है, क्योंकि अब चर्चा में आ गया ये पॉइंट। तो कोझिकोड और ग्वालियर तो अभी शामिल किया गया है। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर ये इतना जो है पहले से थे। तो ये याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन रहा है कहाँ पर? तो दामोह मध्य प्रदेश में बन रहा है। 2 अभ्यारण्य को एक में विलय किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 2300 स्क्वायर किलोमीटर ही हो जाएगा। तो नोरादेही अभ्यारण्य को और दुर्गावती अभ्यारण्य को एक में विलय करा जा रहा है, और ये 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा भारत का। अभी तक 53 है, वर्तमान की बात की जा रही है। नीलगिरी तहर परियोजना कौन चला रहा है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और नीलगिरी तहर क्या है? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाले बकरी की एक प्रजाति होती है, जो एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, एकदम खड़े पहाड़ों को चढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है वो कहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ? तो वाराणसी में। इसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। स्वरवेद महामंदिर याद रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत के बाद दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो गया है? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि न्यू जर्सी अमेरिका में बना है। और इससे सबसे बड़ा अगर दुनिया में पूछा जाए तो अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया का मंदिर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये हो गया है अक्षरधाम मंदिर, जो कि अमेरिका वाला अक्षरधाम की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिल्क यारा सुरंग, ये चर्चित रही। कौन सी, कहाँ की सुरंग है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिन बाद निकाले गए थे, 12 नवंबर को फंसे थे, और उसके बाद 28 नवंबर को निकाले गए थे। रेड होल जो माइनर्स होते हैं उनके द्वारा इनको निकाला गया था। रेड होल माइनिंग में सीधे जो घुसते हैं उसमें छोटा सा छेद बना के, मेघालय वाले एरिया में ये रेड होल माइनिंग्स काफ़ी प्रचलित थी, तो वही मजदूर जो है यहाँ पे गए थे इन लोगों को निकालने। नेक्स्ट बात करेंगे, तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, इनका नाम क्या है? तो सामिया सुलू हसन। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में आए थे। सामिया सुलू हसन तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? तो जंजीबार तंजानिया में IIT मद्रास का जो परिसर खोला गया है भारत के द्वारा, IIT मद्रास का परिसर कहाँ खुला है? जंजीबार तंजानिया में। उसके लिए भारत की प्रशंसा की है इन्होंने। सामिया सुलू को GNU जो है विश्वविद्यालय, उसके द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ब्लू इकोनॉमी में आपसी सहयोग की बात यहाँ पर की गई है। ब्लू इकोनॉमी में जो समुद्र के तहत जो इकोनॉमी होती है, तो उसके लिए सहयोग होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली
वर्टिकल विंड टनल कहाँ पे बनी है, तो चंबा हिमाचल प्रदेश में बनी है। सेना के द्वारा इसको सैन्य यूज़ के लिए इसको बनाया गया वर्टिकल विंड टनल को। नेक्स्ट बात करेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, उसका सदस्य बन गया है। तो ये जो कोडेक्स वाली कमीशन है इसका इसमें शामिल होकर क्या होगा, तो इसमें खाद्य उत्पादक मानक संबंधी जो भारत को सहयोग मिलेगा, खाद्य उत्पादन से संबंधित जो सहयोग है इसमें मिलेगा। इसके ये जो बैठक हुई जिसमें ये शामिल हुआ था, कहाँ पे हुई थी ये बैठक, तो रोम इटली में ये बैठक आयोजित हुई, इसी में भारत जो है शामिल हुआ था। और ये कोडेक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। बस इतना याद रखिएगा किस में शामिल हुआ, तो कोडेक्स एलिमेंटेरिस जो भी है ये कमीशन में। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को की 45वीं सत्र बैठक अभी कहाँ पे आयोजित हुई, तो रियाद सऊदी अरब में। वहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुई, पूछ लिया जाता है अगर भारत का कोई चीज़ शामिल होता है तो। 45वीं सत्र बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो रियाद सऊदी अरब में। इसमें जो है यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल कौन सा हो गया, 2 स्थल शामिल किए गए हैं इस बैठक में। तो होयसल मंदिर समूह जो कि बेल्लूर हलेबीड कर्नाटक में है, और दूसरा यहाँ पर शांति निकेतन जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे भारत की और शामिल हो गई हैं। भारत में कुल यूनेस्को स्थल कितने हो गए हैं, तो 42 हैं। उनमें से 34 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित। एक मिश्रित वाला जरूर याद रखिएगा, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो मिश्रित में आता है जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वायुसेना का जो है नया ध्वज का अनावरण किया गया है 8 अक्टूबर 2023 को बमरौली एयरपोर्ट जो कि प्रयागराज में है, वहीं से इसका अनावरण किया है वायुसेना के अध्यक्ष वी आर चौधरी ने। नया वाला जो है 2023 में जो आया है उसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, जिसमें ईगल बना है और ऊपर जो है अशोक स्तंभ लगा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और नभा स्पर्शम दीपम जो वाक्य है वायुसेना का वो भी है। तो पुराने वाले में ये चीज़ नहीं थी। पुराना वाला कब बना था ये पूछा जा सकता है, तो पुराना वाला 1951 में बना था, 1951 में। नेक्स्ट बात करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 आया। पुराना वाला किसको संशोधित करके आया है, तो 1969 वाले को ही संशोधित करके 2023 में आया है। और यहाँ पर आधार वगैरह को अनिवार्य कर दिया गया है, बस इतनी बात है, सब चीज़ ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया है। 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था, 23 जुलाई को पहुंच गया था हमारा चंद्रयान, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो LVM-3 के द्वारा, LVM-3 Mark 4 MK4 के द्वारा, LVM-3 MK4 जिसका पुराना नाम था, पूर्व नाम था GSLV Mark 2, GSLV Mark 2 पुराना नाम था, LVM-3 MK4 जो है नया नाम है। 23 अगस्त को जो है जब पहुंचा था हमारा चंद्रयान लैंडर वहाँ पे, तो उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को पहुंचा था। और जहाँ पे ये विक्रम लैंडर उतरा था उस स्थान को शिव शक्ति कहा जाएगा। ये जो चंद्रयान हमारा उतरा था इसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 जब उतरा था तो वो जहाँ पे उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इस वाले का शक्ति शिव शक्ति और जो चंद्रयान 2 था उसके लिए तिरंगा पॉइंट नाम का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार का जातिगत अभी जनगणना के आंकड़े जारी हुए 2 अक्टूबर 2023 को। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें याद रखिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 36% लगभग जो है 36% लोग आए, पिछड़े वर्ग में 27% लगभग, SC में यानी अनुसूचित जाति में जो है 19% लगभग, अनुसूचित जनजाति में 1.68%, अनारक्षित में 15%। ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा। इसके जातिगत आंकड़े जारी हो गए हैं। हिंदुओं की इसमें जो परसेंटेज है 82% है, 82% यहाँ पर हिंदू हैं। अल्पसंख्यक जो हैं 18% है, 18%, उनमें से भी मुस्लिम जो है 17.70% है। टोटल यहाँ पर जातियों की संख्या याद रखिएगा 215 जातियाँ जो है पाई गई हैं। सर्वाधिक यादव हैं, अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक यादव हैं कितना, 14.25%, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ब्राह्मण जो है लगभग 3%, टोटल जो इनकी जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ है इनकी जनसंख्या, जो इसी साल अनुमान है कि ये 14 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें याद रखिए, अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तब ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट बात करेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ये कब हुआ, तो 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित हुआ, तो भारत मंडपम दिल्ली में। कब, 9 से 10 सितंबर में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था इसलिए इसका पूछा जा सकता है डेट।
थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दोनों इसका थीम था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा इसके थे अमिताभ कांत। इसके अलावा इसमें जो है प्रमुख चीज़ें क्या थी? तो अफ्रीकन यूनियन जो है 21वें सदस्य के रूप में G20 में शामिल हो गया। अभी जो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था, तो यहाँ से किसने अध्यक्षता की थी इस शिखर सम्मेलन में? तो अजाली अस्सुमानी जो है, इन्होंने अध्यक्षता की थी अफ्रीकन यूनियन की, याद रखिएगा, अजाली अस्सुमानी। और इसी में जो है कुछ और बातें हुई, जैसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की बात की गई है, जो कि BRI यानी जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है चाइना वाला, उसके काउंटर के रूप में ये रहेगा कि हमारा भी जो है एक अलग से रूट रहे वहाँ तक, यूरोप तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अंत में जो है दिल्ली घोषणा पत्र पे सबके साइन हुई, जो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती है, सबको एग्री कर लिया भारत ने। फिर अगला सम्मेलन जो है कब होगा? तो ये 2024 में होगा, 19वां। और कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। तो अगला जो सम्मेलन होगा G20 का, वो ब्राज़ील में होगा, 19वां होगा। ये वाला हमारे यहाँ जो हुआ था वो 18वां था। और 17वां कहाँ से हमने अध्यक्षता ली थी? तो इंडोनेशिया से ली थी। नेक्स्ट बात करेंगे, G20 में शामिल कौन कौन से यहाँ पे सदस्य हैं? तो भारत है इसमें। अब एशिया के एक साथ पढ़ लीजिए, भारत है, इंडोनेशिया है, चीन है, जापान है, सऊदी अरब है, दक्षिण कोरिया, रूस जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आता है, टर्की भी। उसके बाद फिर ब्रिटेन है यूरोप में, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, अमेरिका भी, ये हो गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जो तीनों बड़े बड़े देश दिखते हैं वो इसमें हैं। फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो दक्षिणी अमेरिका के हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया एक अलग हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, 2 यूनियन शामिल है इसमें, यूरोपियन और अफ्रीकन। नेक्स्ट बात करेंगे, नारी शक्ति वंदना अधिनियम आया है 2023 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें महिला आरक्षण से संबंधित बात की गई है। और कौन सा संशोधन है ये? तो 106 ये संविधान संशोधन अधिनियम है। और इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों में आपने देखा होगा पहले ही आरक्षण था, किस आर्टिकल के तहत? 243D के तहत पंचायतों में 1/3 आरक्षण की बात है महिलाओं के लिए, लेकिन इसको जो है 50% तक बढ़ाया भी जा सकता है। और अब जो है लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो SC ST को जो आरक्षण मिलता है, जो 330 के अंतर्गत मिलता है, उसमें 131 सीट टोटल आरक्षित रहती है SC और ST दोनों का मिला के, तो उसमें स्वतः 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, इसमें से 33% महिलाओं की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो अधिनियम आया है ये कब कहाँ से पारित किया गया? तो 20 सितंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ था, 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था, 29 सितंबर को राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर हुए थे। पूछा जा सकता है, डेट इंपॉर्टेंट है 29 सितंबर वाली ज़्यादा, क्योंकि इसी दिन एक्ट बन जाता है वो। तो 29 सितंबर को यहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें हुए थे। अब वर्तमान में क्या स्थिति रहेगी? तो लोकसभा में जो 543 सीट होती हैं, इसमें 2 आंग्ल भारतीय निकाल दी गए हैं, अब एंग्लो इंडियन नहीं रहते, तो 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए रहेंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, गजराज प्रणाली, ये रेलवे, इंडियन रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये AI आधारित ग्लास सेंटर सिस्टम होगा, जिससे हाथियों को जो रेल पर दुर्घटना हो जाती है उसे बचाने के लिए है, जो लोको पायलट को सूचित कर देगा पहले से। 700 किलोमीटर के ट्रैक पर ये लगेगा, 700 किलोमीटर के ट्रैक पर लगेगा। कहाँ कहाँ पे शुरुआत की गई इसकी पहले? तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जहाँ पर ज़्यादा हाथी होते हैं वहीं से शुरू किया गया है। भारत के सबसे सुरक्षित 10 शहरों की सूची भी जारी हुई है। तो सबसे मतलब सभी जितने सुरक्षित हैं, कितने क्या सुरक्षित हैं, IPC के कितने केसेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं, तो NCRB डेटा जारी करता है इसको। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई 3 दिसंबर को जारी की गई। तो सबसे सुरक्षित 10 शहर इसमें कौन कौन से हैं? शीर्ष वाला जरूर याद रखिएगा, नंबर 1 पे है कोलकाता, लगातार तीसरी बार जो है सबसे सुरक्षित है ये। इसके अलावा सेकंड पे चेन्नई आता है, थर्ड पे कोयम्बटूर, फोर्थ पे सूरत, फिफ्थ पे पुणे। ऊपर का 5 जो है कभी कभी UPPCS के एग्जाम में या RO के एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से शीर्ष 5 में कौन सा शामिल नहीं है, या फिर निम्न में से कौन कौन से शीर्ष 5 में शामिल हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कोलकाता हो गया, चेन्नई, कोयम्बटूर, सूरत और पुणे जो है सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल हैं। फिर 6 नंबर पर हैदराबाद, फिर बेंगलुरु, फिर अहमदाबाद, मुंबई, कोझिकोड, ये सब आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति लगी है, मोम की प्रतिमा लगी है। तो ये कहाँ पर है? नाहरगढ़। कुछ खास बातें, जैसे नाहरगढ़ किले में है ये वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम। 6 दिसंबर को इसका अनावरण किया गया था। 6 दिसंबर 2023 को महापरिनिर्वाण दिवस होता है, जिस दिन इनका देहांत हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का, उसको महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं, 6 दिसंबर को। और ये कितनी ऊंची है? तो 5 फीट 11 इंच की ये मूर्ति है, 38 किलो की है।
नेक्स्ट बात करेंगे, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 आई है और कब इसको जारी किया गया, तो 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस के दिन इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NCTE के द्वारा इसको जारी किया गया है। बाघ संख्या इस वर्तमान में कितनी है, तो 3682 जरूर याद रखिएगा, 3682 बाघ हैं अभी। 2018 में थे 2967 और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 6.1% की वृद्धि हुई है। 4 साल बाद ये जो रिपोर्ट आई है, जो पूरी NCTE के द्वारा आई है। सर्वाधिक जो बाघ हैं कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं यहाँ सबसे ज़्यादा, और सबकी संख्या नहीं याद रखनी, बस नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, सेकंड पे कर्नाटक है, थर्ड पे उत्तराखंड है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है, फिफ्थ पे तमिलनाडु है। यूपी में जो बाघ का मतलब यूपी का कौन सा नंबर है बाघों में, तो 8वां नंबर है, 205 बाघ हैं यहाँ पर, अगर अलग से पूछ लिया जाए यूपी के किसी एग्जाम में तो। इसके अलावा किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा हैं, तो बाघ, तो कार्बेट में सबसे ज़्यादा हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर 260 बाघ हैं। इसके अलावा टोटल टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, वर्तमान की बात की जा रही है अभी तक। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण, सिंगापुर के 7 उपग्रह भेजे हैं भारत ने, तो किसके द्वारा भेजे हैं, तो PSLV 56 के द्वारा ये गए हैं 30 जुलाई 2023 को। फिर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु जो है पहला भारतीय शहर ऐसा बना है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल हो गया है, और विश्व का ये 41वां शहर है, भारत का पहला, विश्व का 41वां शहर। और ये जो फोरम है ये 2012 में बना था लंदन में। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पे खुला है, तो डल झील श्रीनगर में खुला है, ये पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ स्टोर खुला है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया है, तो इससे भारत को मदद क्या होगी, तो खाद्य सुरक्षा, वित्त, ऊर्जा मुद्दों पर समन्वय की बात यहाँ पर की जाएगी, बस इतना याद रखिए, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो प्रदर्शन करते हैं, ये शिक्षा में जो प्रदर्शन है इनका, उसके लिए ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी हुआ है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें 10 ग्रेड बनाए गए हैं, इसमें 10 ग्रेड बनाए, इसमें शीर्ष 5 ग्रेड में कोई भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 6ठवें जो 6th जो ग्रेड है उसमें चंडीगढ़ और पंजाब शामिल है, तो शीर्ष पे अगर किसी को रखा जाए तो चंडीगढ़ और पंजाब में शिक्षा सबसे अच्छी है, ऐसा ये जो है रिपोर्ट, ऐसा ये इंडेक्स ऐसा कहता है। 6th ग्रेड इनको दिया गया है और वैसे ये शीर्ष पे हैं चंडीगढ़ और पंजाब, इसको कहा गया है प्रचेष्टा राज्य। इसके अलावा 7th पे आते हैं, 7th ग्रेड किसको मिला है, तो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु को 7th ग्रेड मिला है। सब नहीं याद करना, पहला याद रखिए चंडीगढ़ और पंजाब। फिर 10th सबसे लास्ट में किसको रखा गया है, तो अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम को, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, इसको आकांक्षी 3rd की लिस्ट में जारी करा गया है। 8th जो ग्रेड है 8th को कहा गया है आकांक्षी 1, आकांक्षी 1। फिर 9th जो है इसको आकांक्षी 2 कहा गया है, 10th को आकांक्षी 3 कहा गया है। तो आकांक्षी 3 में कौन है, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम। अब यूपी किस में आता है, तो आकांक्षी 2 में आता है, ये 9th ग्रेड है यूपी का, आकांक्षी 2 में ही आएगा, बस इतना याद रखिएगा, यूपी का 9th ग्रेड है, आकांक्षी 2 में आता है, और पहले नंबर पर चंडीगढ़ और पंजाब है। वैसे अगर ग्रेड की बात करें तो 6th ग्रेड मिला है इनको। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीलंका जो है, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, इनका नाम क्या है, रानिल विक्रमसिंघे, 20 से 21 जुलाई के बीच में आए थे, और हमारी और श्रीलंका की जो है ये 75वीं वर्षगांठ थी, उस पर आए थे ये। जो प्रमुख बातें हैं, UPI पेमेंट समझौते पे बात की गई। इसके अलावा प्रमोटिंग कनेक्टिविटी को कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी पर एक दस्तावेज, उस पर जो है चर्चा की गई। ज़्यादातर बात इसमें कनेक्टिविटी की हुई है, एयर कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, सामुद्रिक जो कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, तो इस सब पे बात हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, फिर फोगाकू जो कि जापान का है, लूमी फिनलैंड का है, लियोनार्डो जियोन इटली का है, समिट IBM अमेरिका का है। फर्स्ट सेकंड जरूर याद रखिए, फ्रंटियर, फोगाकू, उसके बाद 3rd पे है लूमी। अगला यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत ने इसकी मेजबानी की, वर्चुअल तरीके से की थी, 4 जुलाई 2023 को। 4 जुलाई 2023 को जो है SCO की बैठक हुई, 23वां इसका सम्मेलन हुआ। थीम इसकी थी टुवर्ड्स सिक्योर SCO। सिक्योर में अगर किसी भी शब्द का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा ROPCS के लिए। जैसे S से हो गया सिक्योरिटी, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C से हो गया कनेक्टिविटी, और U से हो गया यूनिटी, R से हो गया रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और E से हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये शब्द याद रखिएगा, इनमें से एक आध पूछ लिया जाएगा, इसमें C का क्या मतलब है। ईरान भी इसका सदस्य बन गया है इसी बार SCO का, जब भारत अध्यक्षता कर रहा है इसी टाइम पे जो है ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। और बेलारूस के भी बनने के लिए MOU साइन हो गया है, अभी तक बना नहीं है पूरी तरह से, ईरान लेकिन बन गया है।
फिर 2024 के SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है। SCO पर्यावरण वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 24वां सम्मेलन इसका कहाँ पे होगा। ये तो 23वां SCO सम्मेलन था, 24वां होगा अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें जो है कौन कौन से सदस्य हैं, तो रूस है, इसमें चाइना है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो है संस्थापक, मतलब ये पहले थे, ये सबसे पहले आए थे, इसमें शामिल हुए थे। लास्ट में रिसेंट में कौन सा शामिल हुआ, तो भारत और पाकिस्तान 2017 में ही शामिल हुए हैं, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बहुत सारे तान है इसमें, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट कौन सा बना है, तो टेलीमानस इसका नाम है। इसको जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहला चैटबॉट। सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन, सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, तो शहडोल, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1 जुलाई 2023 को PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और हमारा लक्ष्य भी है कि 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। और इसमें जो है हमारी RBCs जो सिकल सेल्स होती हैं, इसमें हमारी RBCs का जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है, तो ऑक्सीजन का जो पूरे शरीर में संचालन नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी और बीमारियाँ हो जाती हैं, इसीलिए इसको मुक्त करना है भारत को इससे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत द्वारा वियतनाम को उपहार स्वरूप एक युद्धपोत दिया गया है, इसका नाम क्या है, तो INS कृपाण भारत ने दिया है वियतनाम को उपहार में। IPR क्रेडिट, ये जो है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व इसको कहा जाता है। IPR क्रेडिट जिसमें प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की बात की जाती है, मतलब साफ सफाई की बात की जाती है, तो ये प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है, तो इंदौर नगर निगम बना है, जिसको IPR क्रेडिट पहली बार मिला है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय करंट अफेयर में है, घटनासार में। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह करंट अफेयर के साथ बाकी जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे, तो RO ग्रुप डिटेल्स या UPPCS के लिए UPPCS ग्रुप डिटेल्स या कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।